नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्नाटका का फैसला। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी किंग में बनकर उभरी है और कर्नाटक विधानसभा के जो नतीजे हैं उसमें 137 पर कांग्रेस पार्टी है, 65 पर सिमटी हुई है बीजेपी और इसके साथ ही कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो रही है। दक्षिण में बीजेपी का वैसे एक ही किला था और ये दक्षिण का द्वार कहा जाता था, लेकिन अब इसके बाद, इस हार के बाद वो इस हिस्से से, भारत के इस हिस्से से बेदखल हो गई है। ये अपने आप में बहुत अहम है कर्नाटक के नतीजे, क्योंकि ये एक पहला ऐसा राज्य था जहां पर बीजेपी ने अपने पैर जमाए थे। लेकिन क्या इसके बाद से बीजेपी की रणनीति में बदलाव होगा? जो ये एंटी इनकम्बेंसी का असर आज इस बार देखने को मिला है, उसको कैसे पार कर पाएगी बीजेपी, ये अपने आप देखने में बहुत अहम रहेगा। जेडीएस जो क्षेत्रीय पार्टी थी, अब अन्य राज्यों में देखें क्षेत्रीय दल मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय क्षेत्रीय पार्टी थी, अगर वो कमजोर हो जाती है, उसका जो वोट शेयर कम हो जाता है और एक राष्ट्रीय पार्टी को चला जाता है, तो इसके क्या मायने हैं? तो तमाम सवाल कर्नाटक ने सामने खड़े करके रख दिए। और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था, जब जीत होती है तमाम खामियां चली जाती हैं और जब हार होती है तो तमाम खामियां जो होती है वो एक बार फिर से सामने आ जाती है। तो कर्नाटक के नतीजे 2024 से पहले क्या संकेत देंगे? कई विधानसभाओं में अभी चुनाव होना बाकी है, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, तो अपने आप में इसको हम इस अगले 1 घंटे में समझने की कोशिश करेंगे। इस समय आपको बता दें, कांग्रेस के तमाम नेताओं की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है बेंगलुरु में, तो आइए सुन लेते हैं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और तमाम मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है। और सबसे पहले सुरजेवाला, रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो प्रभारी रहे थे इस राज्य के। प्रजातंत्र को बचाने का एक नया मंत्र इस देश में कर्नाटक ने आज दे दिया है। सो दिस इज नॉट ए विक्ट्री दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू कर्नाटका, इट्स ए पाथवे टू सेव डेमोक्रेसी एंड सेव कॉन्स्टिट्यूशन अक्रॉस इंडिया। I don't want to use the word of our Prime Minister, who often speaks about Congress Mukt Bharat, but people of Karnataka have ensured that BJP Mukt South India has happened. प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, रोड मिनिस्टर, कौन कितने हैं उनका, सब यही मोर देन 40 मिनिस्टर्स। और वहां देखो, उसके ऊपर से चीफ मिनिस्टर आए, उधर से कोई आया उत्तर प्रदेश से, कोई आया दक्षिण भारत से, कोई आया दक्षिण भारत में तो नहीं है, छोड़िए, तो उधर ईस्ट से आया, कोई वेस्ट से आया, कोई सेंट्रल से आया, सब लोग आए। लेकिन आखिरी में नतीजा क्या हुआ? जो हम चाहते थे, जो यहाँ कर्नाटक की जनता चाहती थी, वही नतीजा निकला। और आज हम जो पार कर गए, वी हैव वन द बैटल, वी हैव टू विन द वॉर। That's why you all people should be united like this only. Then only we will win war. If you win the war, then country will be safe. Country will be safe. Otherwise, in one state we will be more powerful. But if you want the fair and democratic government everywhere, then we have to fight the bigger battle, bigger war in coming elections. सबसे पहले तो मैं कर्नाटका की जनता को बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहती हूँ। और उन्होंने पूरे देश में आज ये संदेश दे दिया है कि जो राजनीति जनता चाहती है, वो अपनी समस्याओं के समाधान की राजनीति चाहते हैं। अपने मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हमारा पूरा प्रचार हिमाचल प्रदेश ने भी यही दिखाया, हमारा पूरा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जनता विकास चाहती है और आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी।
हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। तो राहुल गांधी ने ये कहा कि इन्होंने बहुत ही यहाँ पे पॉजिटिव प्रचार किया और बिल्कुल नफरत की भाषा के साथ ये लड़ाई नहीं लड़ी। इधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पर ट्वीट किया है और कहा है कि बीजेपी कर्नाटका की जनता के जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करती है। उन्होंने लिखा है, मैं मेहनती कार्यकर्ताओं और हमारे विजन में भरोसा जताने वालों का धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी जनता की बेहतरी के लिए काम करती रहेगी और सक्रिय रूप से रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आवाज उठाती रहेगी। नगमा, इससे पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कर्नाटक की जीत पर ट्वीट किया। उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस को बधाई दी है। जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मेरी तरफ से उन्हें शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके परिश्रम का भी धन्यवाद किया है। जी, और कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हार के कारणों की समीक्षा करके संगठन को फिर से मजबूत करने और 2024 में वापसी की बात भी कही है। Once all the results come, because they're all trends are there now. Once the results come, we will do the detailed analysis, and as a political party and as a national political party, we'll not only analyze and we'll see that what are the gaps and what are the deficiencies were there and at different levels. We'll look into that and improve upon it, and we'll take this result in our stride, and we'll go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. और इस पर अधिक जानकारी के लिए और समझने के लिए हमारे साथ सुबह से हमारे चैनल पे विश्लेषण चल रहा है। सुदीप श्रीवास्तव अब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए स्टूडियो में। केवी प्रसाद वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, श्वेता यादव प्रवक्ता जेडीएस जुड़ेंगी, हरीश रावत वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हमारे साथ हैं और राजीव जेटली प्रवक्ता बीजेपी भी हमारे साथ हैं, यहाँ पे जुड़ गए। तो केवी प्रसाद को नगमा पहले सुन लेते हैं, क्योंकि सुदीप जी आप तो हमारे पास साथ रहे हैं सुबह से। केवी प्रसाद, इस समय हमने सुना किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे, रणदीप सिंह सुरजेवाला, तमाम नेताओं ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, एक तरह से वो तस्वीर भी सामने आई किस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने एकजुट होकर हाथ पकड़कर एक एकता का मंत्र भी दिया है और कहा है कि कर्नाटक ने मंत्र दिया है 2024 का। आपका आंकलन क्या, कांग्रेस के खेमे में इस समय क्या हो रहा है? सबसे बड़ी जो यहाँ से कांग्रेस नेतृत्व ने जो मैसेज दिया वो यही था कि इकट्ठे होकर लड़े, एकत्र होकर लड़े तो पार्टी की जीत और जीत के लक्षण बनने के पूरे अवसर मिलते हैं। और शायद ये आज कर्नाटक में उन्होंने सिद्ध किया है, क्योंकि वहां पे भी खेमे हैं, वहां पे भी जैसे हर पार्टी में, बड़ी पार्टी में होते हैं, और कर्नाटक कांग्रेस में भी है। लेकिन एक सेंट्रल मैसेज उन्होंने कोशिश किया है कि मिल के लड़ चले तो कोई भी काम असंभव नहीं है। और जैसे खड़गे साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को आज उन्होंने कर्नाटक से हराया है, और उन्होंने एक बात और कहा कि ये वन द बैटल बट द वॉर इज येट टू बी वन, यानी कि उनकी संकेत 2024 का था, ये उसकी बातों से स्पष्ट है। जी, हरीश रावत जी, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि इस समय सबके मन में यही है कि अब लीडरशिप, अब वहां पे नेतृत्व कौन करेगा कर्नाटका में, तो कब हो रही है मीटिंग इस पर? हमारे सर्वप्रथम तो मैं कर्नाटक की जनता जनार्दन को उनके महान निर्णय के लिए बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और उन्होंने हमसे कहा है कि एकता के साथ चलो और जो वादा किया है उसको पूरा करो। हम उस वादे को पूरा करेंगे, एकता के साथ चलेंगे। इसका संदेश अभी हमारे नेतृत्व ने कर्नाटका के मिल करके लिया है और दिया है देश को। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ सब लोग एक साथ खड़े होकर के उन्होंने कहा कि जो हाईकमान का निर्णय होगा वो मान्य होगा, और पार्टी की जो प्रक्रिया है, एक मान्य प्रक्रिया है, उसमें राय ली जाएगी और राय के बाद जो भी लीडरशिप का फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। हम जानते हैं कि इस मैंडेट का अर्थ क्या है। इस मैंडेट का अर्थ है परफॉर्म करो और बहुत अच्छी तरीके से करो, और जो एकता का संदेश दिया है उसको बनाए रखो, ताकि यहाँ से जो दूसरे राज्यों के चुनाव हो रहे हैं वहां होते हुए 2024 तक
कांग्रेस हरीश जी, की एक जीत बात का। और, अब जी। बहुत चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, ये उसका नतीजा है। जिन जिन इलाकों से वो गए उसमें प्रतिशत बताया जा रहा है कि कैसे लगातार कांग्रेस जीत रही है। लेकिन कैंपेन के दौरान इस भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा बहुत कम रही थी, पर अब पूरा श्रेय भारत जोड़ो यात्रा को दिया जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पर जो लोकल लीडरशिप है? हाँ, भारत जोड़ो यात्रा ने एक संदेश दिया, जो उन्होंने कहा कि मैं मोहब्बत का पैगाम लेकर दुकान लेकर के चल रहा हूं। कर्नाटक के अंदर हम यात्रा बहुत दिन रही और उससे हमारे कार्यकर्ता में जोश पैदा हुआ, हमारी लीडरशिप के लिए परसेप्शन बदला, कांग्रेस के लिए एक पूरा परसेप्शन बदला, उसका फायदा बना, उससे बुनियाद बनी। उस बुनियाद को हमने कई करेक्टिव स्टेप उठाए, उम्मीदवारों का पहले चयन किया, फिर हमने अपनी 5 गारंटी समय पर घोषित कर दी और एकजुट होकर के चुनाव लड़े। बहुत एग्रेसिव कैंपेन राहुल जी, प्रियंका जी ने किया, सोनिया जी भी वहां गई और अपना पुराना रिश्ता कर्नाटक के साथ उन्होंने स्थापित किया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की उपस्थिति हमारे लिए एक बहुत इंस्पायरिंग फैक्टर रही, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे। कर्नाटक ने अपने उस धरती पुत्र को सम्मान दिया। तो ये सारे फैक्टर्स काउंट किए, लेकिन उसमें भारत जोड़ो यात्रा का भी एक जबरदस्त योगदान है। और उस योगदान देखिए, जब से भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हुई, परसेप्शन चेंज का कितना बड़ा असर पड़ता है। हम हिमाचल जीते और अब हमने कर्नाटक जीता है और आगे देखते हम और राज्यों को भी जीतेंगे। बिल्कुल रावत जी। सुदीप, यहाँ पर जो परसेप्शन जीतने की, जो परसेप्शन की बात है, भारत जोड़ो यात्रा से परसेप्शन हुआ, लेकिन कर्नाटक एक ऐसा राज्य था, हालांकि इस यात्रा ने सबसे ज़्यादा समय बिताया यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ पे स्थानीय मसले थे, जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी कैंपेन में स्थानीय मुद्दे उठाए, वो अपने आप में सर्वोपरि हो गए इस जीत के श्रेय में। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। ये जो भारत जोड़ो यात्रा उस समय हुई थी जब चुनाव का माहौल बनना शुरू हुआ था, तो एक जो टेक ऑफ चाहिए होता है, जो प्लेटफॉर्म चाहिए कि जहां से आप अपना कैंपेन लॉन्च करते हैं, तो उस समय वो यात्रा लंबे समय तक कर्नाटक में रही और वो पूरी तरह इस पर थी कि बीजेपी की जो राजनीति है वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, वो बांट के राजनीति कर रही है और हम उसको अपोज कर रहे हैं। आप कर्नाटक के नतीजे को इस मामले में महत्वपूर्ण मानिए कि कांग्रेस ने पहली बार हेड ऑन लिया है, नहीं तो वो घबरा जाती थी। ये जो बजरंग दल पर बैन की बात है, ये हेड ऑन लेना है और हेड ऑन लेके इन्होंने ये बताया है कि ऐसे भी हम जीत सकते हैं, उसका फायदा हुआ। हां, केवल उसके आधार पर नहीं जीतते। यहां पर 2 चीजें फिर एडिशनल है कि एक तो बीजेपी की राज्य सरकार का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, चीफ मिनिस्टर की छवि खराब थी, लगभग वही स्थिति जो हिमाचल में थी, और इन्होंने अच्छा बड़ा कैंपेन लॉन्च किया, एग्रेसिव कैंपेन, पे सीएम से लेके सारा चीज, 40% कमीशन। और जो 2 लोग जिनके ऊपर कमान थी, सिद्धारमैया हो, शिव कुमार, इन्होंने बहुत मजबूती से टीम के रूप में काम किया। खड़गे जी का एडवांटेज ये है, आप सवेरे से चर्चा हो रही है, इस बात को हम लोग नहीं नोट कर रहे हैं कि जब खड़गे जी के तरफ से एक बयान आया और उस पर बहुत विवाद हुआ, तो बहुत बड़ी ट्रोलिंग भी और बहुत ज्यादा मलम्मत की गई खड़गे जी की। मुझे तो यह लगता है कि उससे जो एससी कम्युनिटी है उसको भी कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हुई है। खड़गे जी 17% दलित कम्युनिटी है, लगभग उतना ही वहां लिंगायत है। तो ये जो बड़ी कम्युनिटी का जो एडवांटेज है, वो आज जो रिजल्ट है, मतलब मैं तो 120 मानता था, 120 रहेगी, कंफर्टेबल विन है, लेकिन ये 136 है और उस 137, और उसमें भी खास बात यह है कि बीजेपी आधे से कम है, माने 65 पे है। राजीव जेटली हमारे साथ बीजेपी के। राजीव जी, क्या बीजेपी इस बात पे अभी संतोष करेगी कि उनका जो वोट शेयर है वो बना हुआ है, वो कम नहीं हुआ है, भले ही सीटें आधी हो गई हैं? जितना मैं समझ पाया हूं, खड़गे साहब को मैं अभी सुन रहा था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, या जो वो एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने कहा नॉर्थ से भी लोग आए, ईस्ट से भी लोग आए और वेस्ट से भी लोग आए, लेकिन कर्नाटक की जनता ने निर्धारित किया कि हमें क्या करना है। और दूसरी तरफ हम कहां पर देखिए भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, 2 बातों में फर्क है। खड़गे साहब कुछ और बताना चाह रहे हैं, हरीश रावत जी ने जो अभी बात कही वो कुछ और कहना चाह रहे हैं। हरीश रावत जी नॉर्थ से आते हैं, पता नहीं बेंगलोर गए हैं कि नहीं गए, कर्नाटक गए हैं कि नहीं गए। इन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक फायदा, वैसे तो शुभकामनाएं हैं कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी विक्ट्री ली है
और जो विकास की नींव हमने रखी थी, अगर उसको आगे बढ़ा के उसकी दीवारें खड़ी करेंगे तो हमें भी खुशी मिलेगी। लेकिन आप ये देखिए, जब भी हम एक देश की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान होता है। लेकिन राहुल गांधी जी की यूनियन ऑफ स्टेट या खड़गे साहब का इस तरीके से कहना कि बाहर के लोग यहाँ पर आए, उन्होंने प्रचार किया, लेकिन कर्नाटका की जनता की बिक्री हुई, मतलब कि आपने अपने आप को डिटैच किया देश से। जैसे ही आप डिटैच करते हैं, आप माइक्रो लेवल पे जाना चाहते हैं, आप देश की बात कभी नहीं करना चाहते। ठीक है राजीव जी, जो आपने ये बात उठाई है, ये बात आपने जो उठाई है, हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुंडू राव जुड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। गुंडू राव जी, पहले तो बहुत बधाई कांग्रेस को कि इतनी बड़ी जीत, और ऐसे मौके पर कांग्रेस को ये जीत मिली है। तो आपका आंकलन क्या, जिस तरह से अभी आपने बीजेपी के प्रवक्ता को कहते हुए सुना, क्या ऐसा है कि खड़गे जी ने कहा है कि सिर्फ कई लोग आए हैं, क्या आपका आंकलन है? नहीं, हमारे अध्यक्ष जी क्या बोले कि इस इलेक्शन में बीजेपी के स्टेट लीडर्स को दबा गया था, और पूरा जो प्रचार में ज्यादातर मोदी जी और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, इन लोगों का ज्यादा दे वर यूजिंग देम मोर, उनका ही ज्यादा प्रचार हो रहा था, तो इसीलिए उनके ऊपर डिपेंड हुआ, और ये पूरा मोदी जी का तो हो गया इस चुनाव का प्रचार। तो इन वे मोदी जी का कुछ इफेक्ट नहीं हुआ इधर, क्योंकि लोग पूछने शुरू कर दिए कि कर्नाटक इलेक्शन है भाई, ये नेशनल इलेक्शन नहीं है, और मोदी जी स्टेट लीडर जैसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो एक उनको लिए बीजेपी के लिए रिवर्स हुआ। जितना मोदी जी इधर आए और अमित शाह जी आए, ज्यादा आने शुरू कर दिए, उससे बीजेपी को मेरे ख्याल से नुकसान भी हो गया। गुंडूराव जी, अब अहम सवाल, स्टेट लीडर्स को डिमिनिश कर दिया, स्टेट लीडर्स को डिमिनिश कर दिया, जैसे येडियुरप्पा जी, दूसरे लीडर्स थे, सब उनको थोड़ा डाउन प्ले हो गया ना, तो इसीलिए हमको फायदा हुआ और बीजेपी को नुकसान हुआ। गुंडूराव जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये, जो इतनी भारी भरकम मजबूत जीत मिली है आप लोगों को, कि अगला मुख्यमंत्री चुनाव करने के लिए बहुत चुनौतियां होंगी आपके सामने, क्योंकि इस तरह से जो मैंडेट मिला है, उस चुनौती को कैसे पार पाएंगे, और कौन आपको लग रहा है कि कोई आगे हो सकता है? क्या क्या फैक्टर्स होंगे जो मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव में महत्वपूर्ण रहेंगे? देखिए, अभी हमारे सीएलपी लीडर सिद्धरामैया जी और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट शिव कुमार जी दोनों बहुत साल से बहुत काम किया है, और पूरा संगठन और प्रचार और बीजेपी के खिलाफ जो भी इश्यूज लेना था सब लिए है, और बहुत मेहनत भी की है, और उनके साथ हम सब लोग जुड़कर होकर हम काम किया है। तो विद लॉट ऑफ यूनिटी, एकता के साथ हम काम किया है। तो इसीलिए आज मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये हमारे वरिष्ठ नेता हमारे अध्यक्ष जी खड़गे साहब इधर बेंगलोर में ही है, वो एआईसीसी प्रेसिडेंट है, और कल हमारा सीएलपी मीटिंग होगा, तो मेरे ख्याल से उसमें सब बैठकर बातचीत करके डिसाइड करेंगे। और मुझे यकीन है कि इस इशू पर हम सब लोग बहुत मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेंगे, क्योंकि हम सबको मालूम है कि पूरा देश कर्नाटक को देख रहा है, और कांग्रेस कैसे इधर सरकार बनाते हैं और कैसे सरकार चलाते हैं, ये पूरा देश देखेगा। तो इसीलिए हमको वो महसूस है, और जरूर हम बहुत जिम्मेदारी से सब करेंगे, और बहुत मैच्योरिटी से हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, सब बातचीत के माध्यम से पूरा ठीक हो जाएगा। केवी प्रसाद, एक बात लगातार, जैसे अभी राजीव जेटली कह रहे थे कि नेशनलिज्म जो है, या राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं, या भारत की बात वो नहीं कर रही थी कांग्रेस, और लोकल इश्यूज ले रही थी, पर ये लोकल इश्यूज जो हैं, अगर हम विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, तो वही काम किए हैं शायद कांग्रेस के लिए, कि उन्होंने स्थानीय मुद्दे उठाए, उन्होंने कई वायदे किए हैं, वेलफेयर स्कीम्स की बात की है, और प्रधानमंत्री ने जो रोड शोज किए या जिसमें नेशनलिज्म की बात ज्यादा की, वो इस लेवल पर उतना चले नहीं है। कुछ शहरी क्षेत्रों में तो बीजेपी को फिर भी वोट मिले हैं। दूसरे जो ये बात लगातार हो रही है कि मुस्लिम वोट पड़ गए और कंसोलिडेशन हो गया, मुसलमान आबादी वहां पर काफी कम है, 13% के करीब। कांग्रेस को जो वोट मिले हैं वो उसको आप कैसे देख रहे हैं? सिर्फ मुस्लिम वोट तो नहीं है, क्योंकि अब ये देखें तो सोशल मीडिया पे भी बहुत चर्चा इसकी हो रही है कि ये प्रधानमंत्री तो सबका साथ सबका विकास कर रहे थे, लेकिन देखिए माइनॉरिटी वोट जो है वो कंसोलिडेट हो गया, और इससे बड़े नाराज हैं बीजेपी के लोग। नो, आई थिंक क्या हो गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो बात कर रहे थे, लोगों के इश्यूज के ऊपर नहीं बात करते थे, और क्योंकि 3.5 साल इधर गवर्नमेंट इतना खराब चला, और प्राइम मिनिस्टर कभी भी इधर आके वो इस सरकार को ठीक नहीं किया,
और करप्शन के बारे में इतना इश्यूज हो रहा था इस स्टेट में, उसके ऊपर भी कुछ नहीं किए। और बहुत सारे इश्यूज कर्नाटक के जो विचार पर है उसमें केंद्र सरकार से हमको ज्यादा सपोर्ट भी नहीं मिला। तो और लोगों को जो मुश्किल सामने जो लोग फेस कर रहे थे उसके ऊपर बीजेपी ने बात ही नहीं किया, क्योंकि दे वांटेड टू पोलराइज द वोटर्स। वो कम्युनलाइज करना चाहते थे, इश्यूज को डाइवर्ट करना चाहते थे, इसीलिए बजरंग बली के नाम प्राइम मिनिस्टर साहब लिया, बीजेपी लोग लिया, और हलाल के बारे में, मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में, सावरकर के बारे में, इसके ऊपर बात कर रहे थे इलेक्शन के बिफोर इलेक्शंस आल्सो। सो दैट आई थिंक पीपल लोगों को क्या महसूस हुआ कि हमारे इश्यूज के ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे। राजीव जेटली, आप थोड़ी सी आपकी प्रतिक्रिया इसके ऊपर, आप लोगों ने वो इश्यूज नहीं उठाए जो कि जनता सुनना चाहती थी। बात किया कांग्रेस ने। राजीव जेटली, आप लोगों ने वो मुद्दे नहीं उठाए जो जनता सुनना चाह रही थी, स्थानीय मुद्दे, लोगों की समस्याएं आपके कैंपेन में नहीं थे। पहली बात तो मैं देखिए, इन्होंने पोलराइजेशन की बात करी। पोलराइजेशन में अगर स्मार्ट भारतीय जनता पार्टी होती तो शायद जिस तरीके से पोलराइज करके एक तरफा वोट करवाया गया, एक राजनीतिक पार्टी जेडीएस जिसके साथ जुड़े हुए उसी धर्म विशेष के लोग जो कहते थे कि हम जेडीएस के साथ जुड़े, हमारी विचारधारा उनके साथ मिलती है, उन्होंने एक तरफा वोट किया। और क्योंकि पीएफआई की जो मांगे थी वो भी अपनी मैनिफेस्टो के अंदर कांग्रेस पार्टी ने डाली, दो मांग डाली। तीसरी तरफ उन्होंने ये वायदा किया कि हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। मतलब पोलराइजेशन का देखिए स्मार्ट तरीके कांग्रेस ने अपनाया। शायद हम फेल रह गए लोगों को जोड़ने में, शायद हम फेल रह गए अपनी डिलीवरी का संदेश लोगों तक पहुंचाने में। दो फेलियर हमारे रहे हैं। अगर ये फेलियर ना रहे होते तो ये जो पोलराइजेशन के बाद जो दूसरी जगहों पे आपने देखा जातिगत आधार पे जिस तरीके का बाइफर्केशन किया गया, वापस आऊंगी आपके पास इस बात को और विस्तार में समझने के लिए एक ब्रेक के बाद। पर आप जो फिर से पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, मैं वही समझना चाह रही थी केवी राव आपसे भी कि आप किस पोलराइजेशन या कह रहे हैं एक तरफा वोट पड़ा। इतनी संख्या, इतनी आबादी है नहीं कि कांग्रेस सिर्फ उसी पोलराइजेशन से जीत जाती, कांग्रेस को दूसरे वोट भी पड़े हैं। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कर्नाटका की, और अब आप देखें जो नतीजे आए हैं उसमें 137 पे कांग्रेस है और इसके वोट में काफ़ी इजाफा हुआ है। 57 सीटें जो है वो बढ़ी हैं, जबकि बीजेपी जो है वो 65 पर है। 39 सीटों का नुकसान है बीजेपी को। और जेडीएस जो उम्मीद में थी कि उसका कोई अहम रोल हो सरकार बनाने में, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और पोलराइजेशन की बात हम ब्रेक के पहले कर रहे थे। सुदीप, आपका कॉमेंट इस पर चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अब लगातार ये बात आ रही है कि ये वन साइडेड कंसोलिडेशन हो गया माइनॉरिटी वोट का। हमने पहले भी चर्चा की थी कि न सिर्फ माइनॉरिटी बल्कि शायद दलित वोट्स हैं, जो बाकी वोट्स हैं वो भी एकजुट हुए हैं, या जेडीएस के वोट जो हैं वो कांग्रेस में आए हैं, क्योंकि सिर्फ 13% से तो नहीं जीती है कांग्रेस। बिल्कुल, जो लिंगायत है यहाँ पे, जो आप 17%, वोकलिगा 12%, मुस्लिम सिर्फ 13%, कुर्बाज 8, एससी 17 और एसटी 7। फिर से 7। मैं जो कह रहा हूँ बात कि जो बीजेपी के माननीय प्रवक्ता कह रहे हैं, अगर वो पॉस्चरिंग है बस तब तो समझ में आती है बात कि आज वो चैनल के सामने पॉस्चरिंग, लेकिन अगर वो इन चुनावों के नतीजों को वाकई इसी तरीके से ले रहे हैं तो उनके लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि जो लगभग 44% वोट कांग्रेस का आया है, आप ये मान के चलिए कि 13% टोटल आबादी है मुस्लिम, और उसमें भी अगर मैक्सिमम भी वोट पड़ा होगा तो 11% के लगभग वोट आप कांग्रेस के पास चला गया। तब भी जो 33% वोट कांग्रेस का है वो तो हिंदू उससे आया है ना, जिसको कि ये एक कर रहे हैं सबका साथ सबके विकास में। और उसमें सबसे बड़ी फैक्टर है दलित 17%, 7% ट्राइबल है, उसमें कुरुबा है जो सिद्धारमैया जिस जाति से आते हैं 7%, इडिगा है जो बंगारप्पा थे जो इसको कलार कहा जाता है। वोक्कलिगा इस बार आप खास देखिए, वोक्कलिगा में भी जो जेडीएस के पास पूरी तरह होता था उसमें शिव कुमार एक बड़े नेता बन के उभरे हैं, उसका भी कुछ हिस्सा कांग्रेस के पास आया है। और जो बेसिक्स जो समस्या है बीजेपी की वो ये है कि उनका एकमात्र बड़ा बेस था लिंगायत, जिसमें इस बार मोटिवेशन नहीं था। इन्होंने येदियुरप्पा जो सबसे बड़े लीडर थे उसको हटाया। हटाने का कारण ये माना गया कि वो करप्ट सरकार थी इसलिए हटाया। जो सरकार बनी
वो उससे ज्यादा करप्शन के आरोप थोड़ा उस पे सा लगे। इसमें केवी राव का भी आकलन जान लेते हैं कि ये जो बात हो रही है येदियुरप्पा का जाना आएंगे जो जेटली है, जी, आएंगे। हाँ, येदियुरप्पा का जो जाना है वो कितना बड़ा नुकसान कर गया है बीजेपी के लिए, और लिंगायत वोटों का भी एक तरह से खिसकना, या वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड नहीं थे। आप कैसे देख रहे हैं ये वोटों का बंटवारा, अगर हम कास्ट को देखें और अगर पोलराइजेशन की बात की जाए तो? केवी राव। Sorry, my name is Prasad. If I'm माफी चाहते हैं। okay, चलो, thank you. मैंने सोचा शायद और गेस्ट हैं केवी राव के नाम पे, इसलिए सॉरी, नहीं, केवी प्रसाद, माफ कीजिएगा। जी जी, नहीं, बिल्कुल ठीक। नहीं, जो आपने बात कही बिल्कुल इसमें चीज स्पष्ट है। देखिए, लिंगायत वोट माना जा रहा था शुरू से लेकर कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़े समुदाय है, 17% के आसपास उनका वोट है, और अधिकतर वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट करते हैं। और ये कई वर्षों से कांग्रेस में समस्या रही है, जब उनके अपने लिंगायत लीडर उनसे दूर होते चले गए। लेकिन येदियुरप्पा जी के साथ दो चीजें हुई। अगर आप ध्यान दें, 2013 में जब उन्होंने अपनी पार्टी अलग करी थी और वो अलग चुनाव लड़े थे, उनकी सीटें नहीं निकली, लेकिन उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा, सीटें कम हुई। और उसके बाद अब जब उनको फिर से सरकार में दिया, उनको फिर से बनाया गया, जब वो बने फिर 2 साल बाद उनको हटा दिया, पोम्मई साहब को दिया, वो भी लिंगायत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये सोच नहीं होगी कि वो एक युवा चेहरा और आगे जाके लिंगायत के नए नेता को उभारे। लेकिन वो ना तो सरकार में चल पाए, ना समुदाय में चल पाए। और एक ये कहना कि एक ये कर्नाटक में लोगों का काफी मानना है कि येदियुरप्पा सिर्फ लिंगायत के नेता नहीं है, उनको साथ काफी और अन्य समुदाय और अन्य जातियों के लोग भी उनके साथ जुड़े रहते थे। तो एक ये भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान। और एक बात जो फरवरी के महीने में मैं उधर थोड़ी दिन रहा, तो तब एक बात जो निकल के आई, लोगों का ये मानना था कि देखिए, लिंगायत नेता आपने येदियुरप्पा जी को तो दरकिनार कर दिया, उनके लड़के को उस वक्त टिकट मिलना नहीं मिलना, बाद में मिला भी, लेकिन वो तो मुख्यमंत्री बन नहीं रहे थे। तो लिंगायत को भी ये साफ पता था कि हम इसके साथ जाए जो कि हमारा नेतृत्व उस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने उभर के नहीं आ रहा। कुछ मठों का पीछे बयान इस तरह के आए जिसके बारे में सब जग जाहिर है कि किस तरह उन्होंने अपना झुकाव दिखाया। तो सारी सब चीजें कहीं ना कहीं ऐड करती चली जाती हैं, बाकी सारे मुद्दे जुड़ते जाए। भारतीय राजनीति में कास्ट एक बड़ा फैक्टर है, हम कभी इसको दरकिनार कर नहीं सकते। बिल्कुल। जेटली जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि 2018 में आप जानते हैं, जो आप पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, जो एनालिसिस हुई नंबरों की, उसमें जो मुस्लिम समुदाय के वोट हैं 38.9% वोट मिले थे बीजेपी को, तब येदियुरप्पा के आगे थे। तो जो कामत जी बोल रहे हैं, और पहले भी दिन भर जो पत्रकार, जो एनालिस्ट कर्नाटक से आते हैं, वो कह रहे हैं कि जब येदियुरप्पा की जो उनकी राजनीति थी वो समावेशी थी, तब सभी समुदाय और वर्ग मिलकर वो लोग उनको अपना नेता मानते थे, और बीजेपी उनके अंडर मुस्लिम वोट भी पाई है। तो ये एक तथ्य है जो बीजेपी को समझना होगा कि वो समुदाय भी आप लोगों के साथ वोट किया है। पोलराइजेशन सिर्फ बयानों से नहीं होता। देखिए, जो प्रिंसिपल मैसेज है उसको समझने की कोशिश करिए। पहले भी मैं बोल रहा था तो शायद बीच में आपको ब्रेक लेना पड़ा था, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि प्रिंसिपल मैसेज ये है कि जब देश के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ती है तो जातियां खत्म होती हैं। उसका सीधा सीधा एग्जाम्पल ये है कि चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव देखिए, बिहार का चुनाव देखिए, किसी भी प्रदेश का चुनाव देखिए, जहां पर कम्युनिकेशन एक ही माध्यम से होता है और लोग एक दूसरे को कनेक्ट कर पाते हैं, वहां पे हमारी जातियां टूटती हैं। लेकिन जहां पर कहीं ना कहीं बंटवारा किया जाता है, जैसा कि अभी खड़गे साहब ने बोला कि लोग बाहर से आए, तो बाहर से आए का मतलब ये हो गया कि अगर बाहर से आएंगे तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और कनेक्टिविटी बढ़ने से वो जो गैप है वो कहीं ना कहीं फिल ना हो जाए। इसीलिए आपने अभी जब चर्चा शुरू करी थी तो आपने 3-4 बार कोट किया इस बात को कि लिंगायत, और 3 कम्युनिटीज का नाम लिया, और उसके बाद आपने बोला मुस्लिम। जब यही रिजर्वेशन की बात आती है तब मुस्लिम इसको कांग्रेस इसको जस्टिफाई ऐसे करती है कि मुस्लिम के अंदर भी अलग वर्ग होते हैं, लेकिन चुनावों के अंदर उन वर्गों का नाम नहीं लिया जाता। चुनावों के अंदर उनको एक ही नाम से संबोधित करके अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है। तो ये एक बड़ी समझने वाली चीज है कि ये गैप अगर फिल हो गया तो ये परिणाम उत्तर प्रदेश की तरह हो जाते हैं, ये परिणाम बिहार की तरह हो जाते हैं, ये परिणाम बाकी राज्यों की तरह। ठीक है प्रसाद साहब, मेरा एक सवाल आपसे, फिर सुदीप आपसे भी समझना चाहूंगी, क्या ऐसा माना जाए कर्नाटक के बाद, प्रसाद सर, क्या दक्षिण भारत की राजनीति अलग और उत्तर भारत की कुछ अलग? क्योंकि एक तरह से ये भी कहा गया आज कि कर्नाटक की जो जीत है वो स्टेपिंग स्टोन होगा आगे के लिए 2024 से पहले।
कई विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या ये राजनीति में कुछ अंतर या वाकई लोकल मुद्दे जो लोकल फॉर वोकल की जो बात की गई उसका ये असर था? निधि जी, मैं एक बात को स्पष्ट मानता हूं और पिछले कई चुनाव 25 साल से तो चुनाव अलग अलग राज्यों में देखे। राज्यों के चुनाव, कोई भी एक राज्य का चुनाव दूसरे राज्य में उसका आप परिचय उस तरह से नहीं देख सकते। पूरा दक्षिण एक जैसे सोचता है ऐसा मेरा मानना नहीं है। ठीक उसी तरह ये कहना कि पूरा उत्तर भारत या पूरा पश्चिम भारत एक ही सोच रखता है, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो अलग अलग पार्टियां अलग अलग राज्यों में क्यों सरकारें बना पाती। ये उसका एक उदाहरण है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही है कि कर्नाटक उनका एक मानता था, रास्ता था दक्षिण भारत में प्रवेश पाने का, पाया भी और विस्तार करने का प्रयास वो था। उधर उनका जो सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है दक्षिण भारत में वो है कर्नाटक। लेकिन 1990 के बाद जब वहां शुरुआत की, तब से लेकर जब भी चुनाव लड़े, आप ये जरूर देखिएगा किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में स्पष्ट बहुमत कभी भी नहीं हासिल हुआ, तमाम प्रयासों के बाद। इस बारी भी बहुत जोर था लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, उसका ये मतलब नहीं है वो बाकी राज्यों में विस्तार करने के लिए नहीं है। वो आज कर्नाटक छोड़िए, तेलंगाना में कोशिश हो रही है, आंध्र प्रदेश में उनकी अलग पहल है, उधर आपके तमिलनाडु में कोशिश फिर से जारी है किसी एआईएडीएमके के साथ मिलके। तो ऐसा है कि पूरे दक्षिण भारत को एक ही चश्मे से देखें, ये मेरे ख्याल से कोई इस तरह से नहीं है। बस उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखने को। और सुदीप जी, सुदीप मैं आपसे ये कि 2024 से पहले, समय कम रह गया, 2024 से पहले इस जीत का क्या असर हमारे देश की राजनीति पर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपोजिशन के स्पेस में कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है। और ये अगर हार जाते वो तो बिल्कुल तो वो पूरी तरह बने कांग्रेस माइनस होके बाकी फ्रंट बनने वाली बात आती। अपोजिशन में जो बाकी पार्टियां हैं वो लगातार ये कहती थी, जैसे मतलब खासकर ममता बनर्जी, जहां के वो कांग्रेस खुद अपना गढ़ नहीं बचा पाती है। तो आज जो ममता बनर्जी का स्टैंड है कि कर्नाटक की जीत से अब ये होगा, ये साफ बताता है कि अब कांग्रेस भी एक मेजर प्लेयर अपोजिशन के स्पेस में जो है वो भी बात मजबूती से आ गई। तो इससे अब ये होगा 2024 में कि अगर ये बाकी अपोजिशन पार्टी स्ट्रेटेजिकली एक मोर्चा ना भी बने, स्ट्रेटेजिकली भी अगर लड़ती हैं कि जिन सीटों को जो जीत सकता है उस पर फोकस करें, तो 2024 का चुनाव इंटरेस्टिंग होगा जी। लेकिन राइडर है अभी। मैं कर्नाटक घूम रहा था, अभी भी बहुत से जो वोटर जो कांग्रेस को वोट दिए हैं उसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि पार्लियामेंट में हम हो सकता है वापस मोदी को वोट दें। तो ये डिपेंड करता है कि इस एक साल में ये सरकार कैसी चलती है, इस एक साल में ये कैसा वहां पर मैसेज जाता है कि क्या जो इस गरीब समर्थक, जो आज राहुल गांधी ने बोला कि हमने गरीबों के साथ खड़े हुए, गरीब कहलाना कोई पसंद नहीं करता है, ये भी समझना होगा। ज्यादा आप गरीब गरीब बोलेंगे तो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। सही बात। आप एम्पावर कर रहे हैं, अगर आप इस शब्द को प्रयोग करेंगे और इसके आधार पर जाएंगे तो शायद वो वोट में कन्वर्ट होगा लोकसभा में भी। जी, उन गरीबों को एम्पावर करने की जरूरत है, उनके लिए जो अपने तमाम वादे किए उसको पूरा करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ शामिल होने के लिए। यही बस कहना चाहेंगे कि कांग्रेस की जो जीत है वो बड़ी जीत है यहाँ पर, और उम्मीद है कि नई सरकार सबके लिए, चाहे वो रोजगार हो, गरीबी, जन कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा पर काम करेगी, वादे पूरे करेगी, और वो हिजाब और हिलाल और वो तमाम जो दूसरे टीपू सुल्तान जैसे मुद्दे हैं उन पर एक ब्रेक लगेगा। आप तो एक ब्रेक लेते हैं इस समय। बिल्कुल। तो कर्नाटका के फैसले में अब ये फैसला तो साफ है कि कांग्रेस यहां पर जीती और अच्छी खासी जीत हुई उसकी। अब ये देखना है कि कांग्रेस ने बीजेपी को मात कैसे दी है, और ये समझा रही हैं एनडीटीवी की एडिटर पॉलिटिक्स वसुधा वेणुगोपाल। शनिवार के दिन कर्नाटक असेंबली चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है। ऐसा क्या था उसके कैंपेन में, पार्टी के कैंपेन में, जिसके कारण उसको फायदा हुआ? कुछ ऐसे फैक्टर्स थे। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेस पार्टी ने इस बार स्थानीय नेता जितने भी थे उनको बहुत सारा इंपॉर्टेंस दिया, जैसे सिद्धरामैया हो गए, डीके शिव कुमार हो गए, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कैंपेन में, जिसके कारण दलित वोट्स जो है काफ़ी कंसोलिडेट हुए पार्टी के लिए। बीजेपी ने पिछली बार नॉर्थ और सेंट्रल कर्नाटका में काफ़ी अच्छा किया था।
लेकिन इस बार आप देखेंगे तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस यही सारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा रहा है। ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा बैकवर्ड हैं, तो लगता है कि एक फॉर्म ऑफ पुअर कंसोलिडेशन हुआ है। ये इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि कांग्रेस ने ऐसे कुछ गारंटीज प्रॉमिस किए थे लोगों को, जिसमें 2,000 रुपये हर औरत को मिलेगा बोला था उन्होंने। उसके अलावा फ्री बस ट्रैवल बोला था और 200 यूनिट फ्री बिजली बोली थी। तो इसके कारण भी जो है गरीब वोटर जो है उसको कांग्रेस को वोट करने में ज़्यादा फायदा दिखाई दिया है। कांग्रेस का जो पोल मैनेजमेंट था वो एक साल पहले से पोल की तैयारी शुरू हो गई थी। उनके जो लीडर्स थे उनके बीच में जितने डिफरेंसेस थे वो बाहर खुलकर नहीं आए, तो एक यूनाइटेड फेस जो बोलते हैं वो पार्टी ने मैनेज किया। बीजेपी के प्रॉब्लम्स ज़्यादा थे लोकल लीडरशिप में, पार्टी बहुत ज़्यादा मोदी जी पे डिपेंडेंट थी, लेकिन कांग्रेस ने अपने लोकल नेताओं को बहुत इम्पोर्टेंस दिया। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जो हिंदुत्व अटैक बीजेपी कर रही थी कांग्रेस पे, बजरंग दल के बैन की बात हो या हिजाब की बात हो या केरला स्टोरी की बात हो, कांग्रेस ने इसको बहुत स्ट्रेटेजिकली जो है हैंडल किया। उनके नेताओं ने बाहर खुल के बोला कि खुद जो है बजरंगबली के डिवोटीज हैं। इससे एक फ़ायदा भी हुआ कि मुस्लिम कंसोलिडेशन हुआ कांग्रेस के फेवर में ओल्ड मैसूरू रीजन में। सो ओवरऑल ये जो कैंपेन कांग्रेस का था लोगों के साथ थोड़ा रिलेटेबल हो गया। उन्होंने शुरुआत एक साल पहले से करी थी और एक यूनाइटेड फेस के कारण, लोकलाइज्ड इश्यूज को रेज करने के कारण मुझे लगता है कि कांग्रेस अच्छा कर पाई है इस बार। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और मशहूर अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की आज सगाई हो रही है और दिल्ली के कपूरथला हाउस में ये सगाई हो रही है। आपको बता दें सगाई समारोह में राजनीति और सिनेमा जगत की कई मशहूर हस्तियां शामिल हो रही हैं। परिणीति चोपड़ा की बहन और मशहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा भी सगाई समारोह के लिए पहुंची हुई है। तो पॉलिटिक्स से हट के कुछ खबर आप देखें, ये तो पहले की तस्वीर देख रहे हैं हम परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की एयरपोर्ट पे, लेकिन ये प्रियंका चोपड़ा की तस्वीर और राघव चड्ढा के और परिणीति चोपड़ा की जो एंगेजमेंट है आज, उसमें तमाम लोग आए हैं, जिसमें बॉलीवुड के लोग भी हैं, कुछ राजनीति के लोग भी हैं और सबसे स्टार अट्रैक्शन प्रियंका चोपड़ा अपनी बहन के लिए आई हैं अमेरिका से। तो सगाई समारोह जो है आज वो दिल्ली में कपूरथला भवन में हो रहा है, कपूरथला हाउस में।